326 326 BCE में सिकंदर यूनानी की एम्पायर यूरोप से एशिया तक फैल चुकी थी। वो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक आ चुके थे और यहाँ से आगे हिंदुस्तान की मुकम्मल फतह ही उनका मिशन था। वो आगे बढ़े और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा का रीजन फतह करने के बाद अटक की तरफ से दरिया सिंध अबूर करके पंजाब में दाखिल हो गए। सामने दरिया सिंध और जेहलम के दरमियानी इलाके में टेक्सला या तक्षला की सल्तनत थी। इस सल्तनत के राजा अंभी ने सिकंदर यूनानी की अतात कबूल कर ली थी। यहाँ तक अलेक्जेंडर के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इससे आगे उनकी रफ्तार को जेहलम और चन्नाब के दरमियानी इलाके के हुक्मरान राजा पोरस ने ब्रेक लगा दी। राजा पोरस ने सिकंदर आजम के सामने झुकने या उन्हें रास्ता देने से इनकार कर दिया। सो अब सूरत हाल ये हुई कि राजा पोरस हिंदुस्तान और सिकंदर यूनानी के दरमियान दीवार की तरह हायल हो गए। इन्हें शिकस्त दिए बगैर अलेक्जेंडर की फौज हिंदुस्तान में आगे नहीं बढ़ सकती थी। यूनानी कमांडर ने उन्हें पैगाम भेजा कि दरिया जेहलम के किनारे आकर मुझसे मिलो और सर झुका दो। राजा पोरस ने जवाब भेजा कि हाँ, मैं दरिया के किनारे आ तो रहा हूँ, लेकिन अपनी फौज और हथियारों के साथ। सिकंदर आजम समझ गए कि हिंदुस्तान फतह करने का ख्वाब राजा पोरस को शिकस्त दिए बगैर मुमकिन ही नहीं। चुनाचे 326 BCE में दरिया जेहलम के मगरबी किनारे पर हरनपुर के इलाके में यूनानी फौज क़ैमाज़न हो गई, जबकि दरिया के मशरकी किनारे पर राजा पोरस अपनी फौज के साथ आन मौजूद हुए। ये दोस्तों मानसून का मौसम था और तूफानी बारिशों की वजह से दरिया जेहलम बिखरा हुआ था। सिकंदर यूनानी के लिए जेहलम को अबूर करना एक चैलेंज बन चुका था, तो क्या उन्होंने ये चैलेंज कबूल किया? राजा पोरस ने सिकंदर यूनानी की यलगार को रोका, तो रोका कैसे? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो के जनरल्स एंड बैटल सीरीज सीजन 3 की तीसरी किस्त में हम आपको राजा पोरस और सिकंदर आजम की यही तारीखी लड़ाई दिखाएंगे। अलेक्जेंडर जेहलम की जंग के लिए जो लश्कर लाए थे उसमें तकरीबन 40,000 पैदल सिपाही 40,000 इन्फेंट्री, 7,000 घुड़सवार यानी 7,000 कैवलरी शामिल थी। इसके अलावा उनके इत्तेहादी टेक्सला के राजा अंभी ने भी 5,000 हिंदुस्तानी सिपाही सिकंदर की मदद के लिए साथ भेजे थे। इन सबको मिलाकर यूनानी फौज की तादाद 52,000 52,000 हो चुकी थी। इस फौज के मुकाबले में राजा पोरस के पास, जेहलम के राजा के पास 35,000 35,000 पैदल यानी इन्फेंट्री थी, 4,000 4,000 घुड़सवार यानी कैवलरी थी। इसके अलावा उनके पास कम से कम 130 हाथी और 300 रथ यानी चैरियट्स भी मौजूद थे। ये तमाम फौज मिलाकर 50,000 50,000 के करीब बनती थी, यानी मामूली फर्क से सिकंदर आजम की फौज राजा पोरस से ज्यादा थी। यहाँ राजा पोरस को एक एडवांटेज ये हासिल था कि मानसून की बारिशों ने दरिया जेहलम को आर्जी तौर पर यूनानी फौज के लिए नाकाबिले अबूर बना दिया था, जिसकी वजह से राजा पोरस के पास अपनी फौजी हिकमत अमली तरतीब देने का काफ़ी वक्त मौजूद था। सो राजा पोरस ने अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द मीलों दूर तक छोटी छोटी चौकियां कायम कर दी। इन चौकियों में तैनात हिंदुस्तानी सिपाही 24 घंटे यूनानी फौज पर नजर रखे हुए थे। इसके अलावा हिंदुस्तानी घुड़सवार दस्ते दरिया के साथ साथ पेट्रोलिंग भी करते रहते थे, ताकि कहीं से भी दुश्मन दरिया पार करना चाहे तो उसे रोका जा सके। राजा पोरस ने एक और इंतजाम ये किया था कि अपने हाथी दरिया के साथ यूनानी फौज के बिल्कुल सामने तैनात कर दिए थे। ये द्योहैकल जानवर जब इधर उधर चलते फिरते और चिंगाड़ते तो दरिया के दूसरी तरफ यूनानी फौज के घोड़े खौफसदा होकर बेधकने लगते। सिकंदर आजम को यकीन हो चला था कि अगर उन्होंने इन हाथियों की मौजूदगी में दरिया अबूर करने की कोशिश की तो उनके घुड़सवार दस्ते तबाह हो जाएंगे। लेकिन किसी भी सूरत आगे बढ़ने के लिए अलेक्जेंडर को दरिया जेहलम तो अबूर करना ही करना था, और इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी तादाद में मजबूत किस्म की कश्तियां भी चाहिए थी। मगर मसला ये था कि वो अपनी कश्तियां अटक के करीब ही कुछ सिपाहियों के साथ दरिया सिंध में छोड़ आए थे। सो इसका हल ये निकाला गया कि उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन कश्तियों को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर बैलगाड़ियों पर लाद कर जेहलम के किनारे ले आया जाए। सो ले आई गई। यहाँ इन पार्ट्स को दोबारा जोड़ा गया और कश्तियों को मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन मसला फिर वही था कि राजा पोरस की फौज की मौजूदगी में, हाथियों की मौजूदगी में दरिया अबूर नहीं हो सकता था, और अगर यूनानी फौज अपना कैंप छोड़कर किसी और जगह से दरिया अबूर करने की कोशिश करती तो हिंदुस्तानी फौज भी वहां साथ साथ पहुंच सकती थी।
دریا عبور کرنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ راجا پورس کو یہ دھوکہ دے دیا جائے کہ گریک آرمی مونسون ختم ہونے تک دریا عبور نہیں کرے گی، یہیں رہے گی، اور پھر اس دوران کسی ایسی جگہ سے چپکے سے جہاں ہندوستانی فوج نہ پہنچ سکے، موجود نہ ہو، وہاں سے دریائے جہلم پار کر لیا جائے۔ اسکندر یونانی نے اس طریقے پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے حکم جاری کیا کہ یونانی فوجی دستے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ہر روز ایسا تاثر دیں جیسے وہ دریا عبور کرنے ہی والے ہیں۔ اس حکم کے بعد سے دوستو یونانی گھڑ سوار دستے اور پیدل سپاہی روزانہ دریا کے کنارے کھڑے ہو جاتے، جنگ کے نعرے بجاتے، بلند و بانگ نعرے لگاتے، ایسا تاثر دیتے کہ بس وہ ابھی دریا میں کود پڑیں گے اور حملہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا منظر دیکھ کر ہندوستانی فوج کے سپاہی بھی جواب میں اپنی صف بندی شروع کر لیتے، لیکن ہوتا یہ کہ کافی دیر بعد یونانی فورسز تو اپنے کیمپ میں لوٹ جاتی اور ہندوستانی سپاہیوں کو بھی پھر تھک ہار کر پیچھے ہٹنا پڑتا۔ روزانہ کی اس بے فائدہ مشق سے ہندوستانی سپاہی آہستہ آہستہ تنگ آنے لگے۔ دوسری طرف اسکندر اعظم کے حکم پر یونانی گھوڑ سوار دستوں نے مغربی کنارے پر مختلف دیہات وغیرہ سے خوراک کے ذخیرے بھی جمع کرنے شروع کر دیے تھے۔ جو ہندوستانی سوار یعنی راجا پورس کے ساتھی دریا کے کنارے پر پیٹرولنگ کیا کرتے تھے، وہ روز دیکھتے کہ خوراک سے لدے ہوئے چھکڑوں کے چھکڑے یونانی کیمپ میں پہنچ رہے ہیں۔ ان رپورٹ سے پورس کے سبھی جنرلز یہ سمجھنے لگے کہ دشمن مونسون کے لیے خوراک جمع کر رہا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ وہ بارشوں کا موسم گزرنے سے پہلے حملہ نہیں کرے گا۔ یعنی یہ جو روز روز کی صف بندی ہو رہی ہے، یہ ہمیں صرف تنگ کرنے کے لیے ہے، دراصل یونانی فوج تو اپنا خوراک اور پانی کا سامان جمع کر رہی ہے۔ چنانچہ راجا پورس نے اپنی فوج کو روزانہ الرٹ ہونے سے صف بندی کرنے سے روک دیا، مگر یونانی اسی طرح روز نکلتے رہے، نعرے بجاتے رہے اور شام سے پہلے واپس جانے کی ایکٹنگ کرتے رہے۔ اس کے مقابلے میں دوستو ہندوستانی فوج، راجا پورس کی فوج اب ذرا بھی الرٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک اور تبدیلی یہ آئی کہ دریا کے کنارے پیٹرولنگ کرنے والے پورس کے سپاہی اور ان کی چوکیاں بھی غافل ہونے لگی۔ سب کو یقین تھا کہ جنگ میں ابھی بہت دیر ہے، خواہ مخواہ خود کو روز تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا پلان اب کامیاب ہو رہا تھا، چنانچہ گریک کمانڈرز نے جہلم کو اب ایک اور طرف سے کراس کرنے کی پلاننگ باقاعدہ شروع کر دی۔ میکیورس فیلو اسکندر یونانی کے گھوڑ سوار دستوں نے دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا اور کسی بہتر مقام کی تلاش کرنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے کیمپ سے 27 کلومیٹر دور ایک ایسا مقام ڈھونڈ نکالا جہاں دریائے جہلم کے اندر ایک جزیرہ تھا۔ اس جزیرے کے دونوں جانب دریا کا پاٹ بہت کم چوڑا تھا، گہرائی بھی زیادہ نہیں تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جزیرے پر اور دریا کے مغربی کنارے پر یعنی یونانیوں والی سائڈ پر ایک گھنا جنگل تھا۔ یہ جنگل یونانی فوج کو ہندوستانیوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے کافی تھا۔ اسکندر یونانی کا پلان دھیرے دھیرے کامیاب ہو رہا تھا۔ راجا پورس اپنی جگہ مطمئن ہو رہے تھے کہ حملہ مونسون کے بعد ہی ہوگا۔ پورس کی فوج بھی زیادہ الرٹ اب نہیں رہی تھی، تو ایک رات سکندر اعظم نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنا شاہی خیمہ دریا کے قریب ایسی جگہ نصب کر دیا جہاں سے مشرقی کنارے پر موجود ہندوستانی فوجی اسے بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ خیمے کے باہر فوجی بھی تعینات کر دیے گئے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ یونانی بادشاہ اندر ہی موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ کیمپ میں معمول کے مطابق آگ کے الاؤ روشن کریں، جن سے دشمن کو یہی تاثر ملے کہ پوری یونانی فوج کیمپ میں ہی موجود ہے، کہیں نہیں گئی۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد انہوں نے 5000 گھوڑ سوار دستوں اور 10,000 پیدل سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس جزیرے کی طرف 27 کلومیٹر ادھر چل پڑے جہاں سے دریا انہوں نے عبور کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ جلد ہی یونانی فوج اپنی منزل پر پہنچ گئی، یعنی اس جزیرے کے پاس پہنچ گئی۔ یونانیوں نے اپنی کشتیاں پہلے ہی جزیرے کے پاس موجود جنگل میں چھپا دی تھیں۔ اب سکندر اعظم کے حکم پر یہ کشتیاں دریا میں ڈال دی گئیں اور یونانی فوج ان کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کرنے لگی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں ساتھیوں زیادہ تر یونانی فوج اور خاص طور پر گھوڑ سوار دستے دریا عبور کر چکے تھے۔ سکندر اعظم نے فوری طور پر اپنی گھوڑ سوار فوج کو راجا پورس کی فورسز کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ گھوڑ سوار آگے بڑھے لیکن انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ان کے سامنے ایک اور بکھرا ہوا دریا کھڑا تھا۔ یونانی سپاہیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دوسرا دریا کہاں سے آ گیا، کیا وہ راستہ بھٹک گئے ہیں؟ جنگ میں دوستو آپ جانتے ہیں کہ اندازے کی، کیلکولیشن کی معمولی سی غلطی بھی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ یونانی بھی اسی لیے سخت پریشان تھے۔ انہوں نے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی تو معلوم ہوا کہ جسے وہ مین لینڈ یعنی دریا کے پار والی زمین سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں ایک اور جزیرہ تھا جو دریائے جہلم میں ہی واقع تھا۔
मतलब थे तो वो दुरुस्त रास्ते पर, बस दूसरा जजीरा उनकी नजरों से अब तक ओझल रहा था। लेकिन जाहिर है ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं था। सो यूनानी फौज ने दरिया क्रॉस करना जारी रखा, बल्कि उन्होंने गहराई का अंदाजा करने के बाद उस जगह कश्तियों के बजाय अपने घोड़ों पर ही पानी में सफर शुरू कर दिया। पैदल सिपाही भी गर्दन तक बहते पानी में उतर गए। यूं ये पूरी यूनानी फौज दरिया अबूर कर गई। सिकंदर आजम को फायदा यह हुआ कि इस सफर के दौरान घन गरज के साथ तूफानी बारिश का आगाज हो गया। इस बारिश और बादलों के शोर के दौरान यूनानी फोर्सेस की पेशकदमी का शोर गोगा दब गया और किसी को सुनाई नहीं दिया। यूं सिकंदर यूनानी अपने प्लान के मुताबिक फौज को कामयाबी से दरिया जेहलम के मशरकी किनारे तक ले आए, लेकिन यहां आते ही उनका राज खुल गया। उस वक्त तक सुबह हो चुकी थी। हिंदुस्तानी फौज गाफिल तो जरूर थी, लेकिन उसके घुड़सवार दरिया के साथ मामूल की पेट्रोलिंग करते रहते थे। ऐसे ही एक घुड़सवार दस्ते ने यूनानी फौज को देख लिया। वो आनन फान पलटे और राजा पोरस के पास पहुंचकर दुश्मन की आमद की खबर दे दी। लेकिन दोस्तों, राजा पोरस इस खबर से अलेक्जेंडर की पूरी जंगी चाल अब भी नहीं समझे। वजह यह थी कि सारी यूनानी फौज तो बज़ाहिर उनके सामने अपने कैंप्स में मौजूद थी। उन्हें लगा कि गालबन दुश्मन ने उनकी तवज्जो बटाने के लिए कोई छोटा मोटा दस्ता दरिया के पार भेज दिया है, ताकि जैसे ही हम उस दस्ते की तरफ मुतवज्जो हों, सामने यूनानी कैंप वाली सारी फौज दरिया पार करके हम पर चढ़ाई कर दे। ये सोचकर उन्होंने अपने एक बेटे को महज 2000 सिपाहियों और 120 रथों यानी चैरियट्स के साथ यूनानी फौज से लड़ने के लिए भेज दिया। ये राजा पोरस की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ये फौज यूनानी फोर्सेस से बहुत ही कम थी। जैसे ही ये हिंदुस्तानी फोर्सेस यूनानियों के नजदीक पहुंची, सिकंदर के घुड़सवार उन पर टूट पड़े। उन्होंने दुश्मन को घेर कर उसका सफाया कर दिया। 400 हिंदुस्तानी सिपाही और पोरस का बेटा मारे गए। तमाम चैरियट्स भी तबाह हो गई। चैरियट्स की तबाही की एक वजह यह भी थी कि रात भर बारिश की वजह से दरिया के करीब जमीन दलदल हो चुकी थी। इस जमीन पर चैरियट्स के पहिए धंस जाते थे, फंस जाते थे और वो तेज रफ्तारी से हमला ही नहीं कर सकती थी। मुख्तसर ये कि यूनानियों ने अपनी पहली झड़प जीत ली थी, जिससे उनके हौसले बुलंद हो चुके थे। मगर दोस्तों, सिकंदर आजम को एक नुकसान बहरहाल हुआ। कहा जाता है कि उनका महबूब घोड़ा बेओस्फॉल्स भी इस झड़प में एक तीर लगने से मारा गया। बहरहाल जब शिकस्त खुर्दा हिंदुस्तानी सिपाही राजा पोरस के पास पहुंचे, तो तब उन्हें समझ लग गई कि धोखा हो गया है। यूनानी फौज का बड़ा हिस्सा तो किसी और जगह से दरिया पार कर भी चुका। सो अब राजा पोरस ने अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा यूनानी कैंप के सामने दरिया जेहलम के किनारे छोड़ दिया, ताकि वो कैंप वाले यूनानियों को दरिया पार करने से रोकते रहें। इसके बाद वो 20,000 पैदल और 2,000 घुड़सवार दस्तों को लेकर और तमाम हाथियों को साथ लेकर यूनानियों के मुकाबले के लिए निकल पड़े। वो खुद भी एक ताकतवर और तनोमंद और ऊंचे हाथी पर सवार थे। इस बुलंद पोजीशन से वो मैदान जंग की सूरत हाल पर नजर रखकर अहकामात जारी कर रहे थे। इस तरह अब ये एक बड़ी फौज राजा पोरस की आर्मी सिकंदर आजम के मुकाबले पर पहुंच गई। मगर यहां भी अलेक्जेंडर ने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने अपनी फौज के बाएं बाजू लेफ्ट विंग को दुश्मन की नजरों से छुपा दिया, यानी कुछ पीछे दरख्तों वगैरह में उसकी ओट में जाकर उसे खड़ा कर दिया। सिर्फ सेंटर में पैदल फौज और दाएं तरफ सिकंदर यूनानी की कमान में कुछ घुड़सवार दस्ते सामने खड़े रहे। दूर खड़े हिंदुस्तानियों को यही अंदाजा हो रहा था कि सिकंदर आजम के पास फौज बहुत ही कम है अंदाजे से। हिंदुस्तानी फौज की तरतीब अब सुने कि वो यूं थी कि दाएं और बाएं तरफ घुड़सवार दस्ते खड़े थे। घुड़सवार दस्तों के आगे रथ खड़े थे, दरमियान में पैदल फौज थी और पैदल फौज के आगे हाथी थे। हाथियों के दरमियान में 100 फीट की खाली जगह थी, जहां से पैदल दस्ते आगे बढ़कर हमला कर सकते थे। इसी तरतीब के साथ राजा पोरस ने हमला कर दिया। सिकंदर आजम ने सबसे पहले बराह रास्त लड़ाई करने के बजाय तीर अंदाजों को हरकत दी। ये घोड़ों पर सवार थे और दुश्मन के बाएं बाजू की तरफ बढ़े ये, और इससे आगे खड़े रथों पर तीरों की बारिश कर दी। कुछ ही देर में रथों के घोड़े और उन पर मौजूद सिपाही मारे जा चुके थे या फरार हो रहे थे। रथों की ये फोर्स बेकार गई थी। इसके बाद सिकंदर यूनानी ने अपने घुड़सवार दस्ते आगे बढ़ाए और हिंदुस्तानी बाएं बाजू पर, जिसके रथ बेकार हो चुके थे, उसके पीछे खड़े घुड़सवारों पर हमला कर दिया। लेकिन सेंटर वाली पैदल यूनानी फौज ने कोई हमला नहीं किया। अब ऐसा था कि यूनानी घुड़सवार जो हमला कर रहे थे वो तादाद में बहुत ही कम लग रहे थे। अपने हाथी से राजा पोरस ये मंजर देख रहे थे। उन्हें दुश्मन के बाएं बाजू के घुड़सवार भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो तो अलेक्जेंडर ने छुपा रखे थे।
اس لیے انہوں نے سینٹر کے دوسری طرف کھڑے گھڑسوار دستوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی پوزیشنز چھوڑ کر فوری بائیں جانب پہنچیں اور وہاں لڑنے والے گھڑسواروں کی مدد کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ایسا کر کے وہ سکندر کی تھوڑی سی گھڑسوار فوج کو تو ہرا لیں گے، جس کے بعد پیدل دستوں سے نمٹنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یوں دائیں طرف والے ہندوستانی گھڑسوار اور ان کے پیچھے موجود رتھ اپنی پوزیشن خالی کر کے بائیں جانب آ گئے، جہاں اسکندر یونانی ہندوستانی گھڑسواروں سے لڑ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ سوار اس سائیڈ پر پہنچے، سکندر یونانی نے اپنا ماسٹر سٹروک کھیل دیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے چھپے ہوئے گھڑسوار دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ یہ گھڑسوار دستے لپکتے ہوئے آئے اور ہندوستانی فوج کے عقب سے چکر لگا کر بائیں جانب پہنچ گئے۔ انہوں نے ہندوستانی گھڑسواروں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب یہ ہندوستانی گھڑسوار اور ان کے رتھ دو اطراف سے گھیرے میں آ چکے تھے، جبکہ ایک سائیڈ سے یونانی تیر انداز ان پر مسلسل تیر برسا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستانی کیولری اور ان کے بچے کچے رتھوں کا بھی صفایا ہو گیا۔ ہندوستانیوں کا راجہ پورس کی فوج کا دایاں اور بایاں بازو ٹوٹ چکے تھے، صرف سینٹر والی پیدل فوج اور اس کے سامنے کھڑے ہاتھی یہی باقی تھے۔ اب یونانی گھڑسوار دستوں نے دائیں اور بائیں سائیڈ سے ہندوستانی انفینٹری پر حملہ کر دیا۔ سامنے کھڑی سینٹر والی فوج اپنے لمبے نیزوں کے ساتھ آگے بڑھی اور ہاتھیوں اور ان کے درمیان میں جو 100 فیٹ کا گیپ تھا اس سے گزر کر ہندوستانی انفینٹری پر بھی حملہ کر دیا۔ جب یونانی فوج آگے بڑھ رہی تھی تو ہندوستانیوں کے پاس انہیں تباہ کرنے کا بہترین موقع تھا۔ وہ اس طرح کہ راجہ پورس کی فوج کے پاس بڑی بڑی کمانیں تھیں جو یونانیوں کی کمانوں سے بہت بہتر تھیں۔ ان کمانوں سے تیروں کی بارش کر کے آگے بڑھتے ہوئے یونانیوں کو سخت نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن ان کمانوں میں ایک تکنیکی مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ کمانوں کا نچلا حصہ زمین پر رکھ کر ہی تیر چلائے جا سکتے تھے۔ ان کمانوں کی تکنیک ایسی تھی، ان کی بناوٹ ایسی تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ زمین خشک ہو۔ لیکن زمین تو آپ جانتے ہیں کہ دلدلی ہو چکی تھی، وہاں پر کمان پھسل جاتی تھی۔ کیچڑ ہی کیچڑ تھا چاروں طرف، اور اس کیچڑ میں تیر چلانے کی کوشش میں بار بار پورس کے سپاہیوں کی کمانیں پھسلنے لگیں اور ان کا نشانہ خطا ہونے لگا۔ یہ بہترین کمانیں بدقسمتی سے راجہ پورس کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ یونانی فوج ان کے تیر اندازوں سے بچتے ہوئے کامیابی سے آگے بڑھتی رہیں اور اس کے بعد دونوں طرف سے پیدل دستے بھی ٹکرا گئے۔ اب یہاں دوستو ایک تاریخی گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں راجہ پورس کے سپاہی جی جان سے لڑے۔ اس دوران پورس کے ہاتھیوں نے یونانی فوج کو بے حد نقصان پہنچایا۔ ان ہاتھیوں کو جنگ کے لیے خاص طور پر ٹریننگ دی گئی تھی۔ دشمن کا جو سپاہی ان کی زد میں آتا وہ اسے قدموں تلے روند ڈالتے یا اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر پٹکتے تھے۔ کئی ہاتھیوں نے تو اپنے لمبے دانتوں کو دشمن کے سپاہیوں کے جسموں میں گھونپ کر انہیں ہلاک کر دیا۔ ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے سپاہی بھی مسلسل یونانیوں پر تیروں اور نیزوں کی برسات کرتے جا رہے تھے۔ ایسے میں سکندر یونانی نے بھی ہاتھیوں سے نمٹنے کی ایک اسٹریٹجی بنا ہی لی۔ وہ یوں کہ جلد ہی یونانی تیر اندازوں نے ہر ہاتھی کو الگ الگ کر کے گھیرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ تیر انداز یونانی ہاتھیوں کو چلانے والے محاوتوں کو ہی نشانہ بنانے لگے اور انہیں ہاتھیوں سے گرانے لگے۔ دوسری طرف یونانی انفنٹری کے دستے اپنے لمبے نیزے ہاتھیوں کی آنکھوں میں چبھونے لگے۔ کچھ سپاہیوں نے اپنی تلواروں سے ان کی سونڈوں اور پیروں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں پورس کے ہاتھی اندھے ہو گئے یا شدید زخمی ہوئے اور انہیں کنٹرول کرنے والے محاوت بھی مارے جانے لگے۔ اب یہ ہاتھی شتر بے مہار ہوتے جا رہے تھے اور میدان جنگ میں بھٹک رہے تھے۔ بپھرے ہوئے ہاتھیوں نے اپنے اوپر سوار سپاہیوں کو بھی گرانا شروع کر دیا۔ سامنے سے آتے بے شمار تیروں سے بچنے کے لیے ہاتھی مڑ کر اپنی ہی پیدل فوج کو رونتے ہوئے سرپٹ پیچھے کو بھاگے۔ ان ہاتھیوں نے ہندوستانی فوج کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ آج بھی پورس کے ہاتھی دوستو ایک ضرب المثل ہے جسے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی آپ کا اپنا ہی آپ کو نقصان پہنچانے لگ جائے۔ بہرحال دوستو، ہاتھیوں کے میدان جنگ سے ہٹنے کے بعد یونانیوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا، لیکن ایک ہاتھی ابھی تک میدان جنگ میں ڈٹ کر کھڑا تھا۔ یہ جہلم کے راجہ پورس کا ہاتھی تھا جس پر وہ خود سوار تھے۔ اگرچہ ہندوستانی فوج دشمن کے گھیرے میں آتی جا رہی تھی، لیکن راجہ میدان چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ مسلسل جنگ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران ان کا دوسرا بیٹا بھی مارا گیا۔ راجہ پورس کو تیروں اور نیزوں کے کئی زخم لگ چکے تھے۔ اس موقع پر وہ ایک تیر سے کچھ دیر کے لیے بے ہوش بھی ہوئے، لیکن میدان سے نہیں ہٹے۔
हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक राजा पोरस का हाथी बहुत ज़हीन जानवर था। इसकी खास तरबियत हुई थी। जब तक इसे यकीन था कि उसका मालिक राजा पोरस महफूज है, वो मैदान में डटा रहा, उल्टे कदमों नहीं भागा। जो यूनानी सिपाही राजा की तरफ बढ़ते, हाथी उल्टा उन पर हमला करके उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया करता। लेकिन जब हाथी को एहसास होने लगा कि उसका मालिक शदीद जख्मी हो चुका है और किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है, तो वो घुटने टिकाकर जमीन पर बैठ गया ताकि पोरस उसके राजा गिरे नहीं बल्कि उतर जाएं। शायद यही भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो। दोस्तों, हाथी के बैठने के बाद राजा पोरस के बचे खुचे सिपाहियों के हौसले भी टूटने लगे। राजा के कुछ जानसारों ने उन्हें समझाया कि अब लड़ाई का कोई फायदा नहीं, खैरियत इसी में है कि दुश्मन का घेरा तंग होने से पहले आप मैदान जंग से निकल जाएं। राजा पोरस ने उनका मशवरा मान लिया और पसपाई इख्तियार कर ली। गालबन वो अपने हाथी पर ही मैदान जंग से रवाना हुए थे। उनके पीछे हटते ही सारी हिंदुस्तानी फौज भी पसपा हो गई। राजा के वो सिपाही जो यूनानी कैंप के सामने तैनात थे, उन तक भी जब शिकस्त की खबर पहुंची तो वो भी भाग निकले। यूं दरिया पार कैंप में मौजूद यूनानी फौज ने भी अब जेहलम अबूर किया और भागते हुए हिंदुस्तानी सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। सिकंदर आजम ने एक तीसरी फौज को भी अपने कैंप और जिस जगह से उन्होंने दरिया अबूर किया था उसके दरमियानी इलाके में तैनात कर रखा था। यह फौज भी लड़ाई के दौरान किसी वक्त दरिया अबूर करके बाकी फोर्सेस से आन मिली। यूं पूरी यूनानी फौज दरिया जेहलम को अबूर कर चुकी थी, जबकि राजा पोरस की फौज शिकस्त खाकर भाग रही थी। हिंदुस्तान और सिकंदर आजम के दरमियान राजा पोरस की दीवार ढह चुकी थी। दरिया जेहलम की लड़ाई में तकरीबन 12,000 हिंदुस्तानी सिपाही हलाक और 9,000 गिरफ्तार हुए, जबकि यूनानी फौज का नुकसान 1,000 तक बताया जाता है। मगर दोस्तों, आप जानते हैं कि इस जंग की तारीख तो फातह यूनानियों ने लिखवाई थी और फातहीन की लिखी तारीख पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तादाद यकीनन मुबालगा आराई पर मबनी है, इसमें एग्जैजरेशन है। तो साथियों, जंग जीतने के बाद सिकंदर आजम ने अपने सिपाहियों को भेजा कि वो राजा पोरस को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश करें। ये फौजी राजा पोरस को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार करके ले आए। जब उन्हें सिकंदर आजम के सामने पेश किया गया तो उनके जख्मों से खून रस रहा था। राजा पोरस एक तवील कामत इंसान थे। कहा जाता है कि उनका कद 7 फुट के करीब था। वो जख्मी और कैद की हालत में भी एक राजा की तरह बावकार अंदाज में सिकंदर यूनानी के सामने आए। इस मौके पर सिकंदर आजम और राजा पोरस में एक तारीखी मुकालमा हुआ। फातिह अलेक्जेंडर ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। राजा पोरस ने जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। सिकंदर आजम को राजा पोरस की हाजिर जवाबी, बारोब शख्सियत और बहादुरी ने अपना गर्विदा कर लिया। उन्होंने अपने बेहतरीन तबीबों से राजा पोरस का इलाज करवाया, उन्हें उनकी हुकूमत भी वापस कर दी, बल्कि मजीद इलाकों को भी उनकी सल्तनत में शामिल कर दिया। आपके जहन में रहे दोस्तों कि उस ज़माने में फातहीन अक्सर ये किया करते थे ताकि बड़ी बड़ी सल्तनतों को या बड़े बड़े राजाओं को अपना दुश्मन ना बनाया जाए, क्योंकि इस तरह फिर उनकी आगे की फतूहात में मुश्किल पेश आती थी। तो यही गालबन उन्होंने राजा पोरस के साथ किया। राजा पोरस ने भी सिकंदर आजम की हुकूमत कबूल कर ली और बाद की कई मुहिम्मात में इत्तेहादी की हैसियत से उनके साथ शामिल भी रहे। राजा पोरस की शिकस्त के बाद हिंदुस्तान के दरवाजे यूनानी फोर्सेस के लिए खुल गए थे, मगर हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक राजा पोरस से जंग ने यूनानियों का एक बड़ा नुकसान बहरहाल कर दिया था। इस लड़ाई और हिंदुस्तानियों की शदीद मुजाहमत ने यूनानी फौज के हौसले पस्त कर दिए थे। अब वो आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। जब सिकंदर आजम पेशकदमी करते हुए दरियाए ब्यास के एक मगरबी किनारे तक पहुंचे तो उनकी फौज का मोराल बुरी तरह गिर चुका था। दरिया के पार हिंदुस्तान की एक और ताकतवर अंपायर निंदा सल्तनत उनसे मुकाबले की तैयारी कर रही थी। यह सल्तनत मशरिक में बंगाल से लेकर मगरिब में पंजाब तक फैली हुई थी। इसका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र या मौजूदा भारतीय शहर पटना था। निंदा अंपायर के पास राजा पोरस से भी कहीं बड़ी तादाद में फौज थी। जब यूनानियों को पता लगा कि अब उन्हें एक और बहुत बड़ी हिंदुस्तानी ताकत का मुकाबला करना है तो उन्होंने बगावत कर दी। याद रखें दोस्तों कि फौजें जो लंबी लंबी फतूहात के लिए बरसों मुल्क से बाहर रहती हैं, उनमें एक मसला ये होता है कि वो आसान फतूहात करने को तरजीह देती हैं। उन्हें पैदर पे बड़ी फौजों ताकतवर अंपायर्स का मुकाबला करना पड़े तो वाकई उनके मोराल में बहुत कमी आ जाती है, खा वो जीत भी रहे हों, क्योंकि ये जीत आसान जीत नहीं होती। तो यूनानी सिपाहियों ने आगे बढ़ने से अब इनकार कर दिया और घर वापसी की जिद करने लगे। सिकंदर यूनानी ने उन्हें कायल करने की बहुत कोशिश की, लालच भी बहुत दिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। आखिर सिपाहियों की जिद के सामने सिकंदर यूनानी ने हथियार डाल दिए।
उन्होंने इराकी शहर बाबुल जाने का फैसला किया, जो कि उस वक्त उनके एशियाई एम्पायर का हेडक्वार्टर था। मैक्यूरस फेलोज हिस्टोरियन प्लूटार्क के मुताबिक यूनानी सिपाहियों ने दरिया गंगा पार करने से इनकार करते हुए बगावत की थी, लेकिन ये एक तारीखी मुगालता है क्योंकि सिकंदर आजम कभी दरिया गंगा के पास पहुंचे ही नहीं थे। यूनानी फौज की बगावत यहाँ पंजाब में दरिया ब्यास के किनारे पर हुई थी। बहरहाल दोस्तों, सिकंदर आजम ने अपने सिपाहियों से वापसी का वादा तो कर लिया था, लेकिन वो लौटते हुए भी कुछ आसान किस्म की फतूहात करना चाहते थे। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले उन्होंने पंजाब से सिंध की तरफ अब सफर शुरू किया। रास्ते में मुल्तान पड़ता था। जब वो मुल्तान पहुंचे तो मुल्तान के मलाई बाशिंदों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सिकंदर आजम ने मुल्तान किले पर हमला कर दिया। नौजवान कमांडर सिकंदर यूनानी जोश में एक बड़ी गलती भी कर बैठे। वो अपने साथ मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर एक सीढ़ी के जरिए किले के अंदर खुद कूद गए, लेकिन इस दौरान सीढ़ी टूट गई और सिकंदर आजम किले के अंदर फंस गए। मलाई बाशिंदों ने उन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। सख्त मुकाबला हुआ। सिकंदर आजम के कई साथी मारे गए। इस दौरान एक मलाई तीरंदाज ने करीब से सिकंदर आजम पर भी एक तीर चलाया, जो कि उनके सीने में लगा और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ ही देर में बाकी यूनानी फौज भी किसी तरह किले के अंदर दाखिल हो गई। सख्त जंग के बाद किला फतह हो गया। सिकंदर आजम को खून में लथपथ देखकर यूनानी सिपाही बिफर गए और उन्होंने मुल्तान की तमाम आबादी को तहे देख कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और शहर को बुरी तरह तबाह बर्बाद किया। मुल्तान के इर्द गिर्द की बहुत सी आबादियां भी यूनानियों के जुल्म का निशाना बनी। सिकंदर आजम को शदीद जख्मी हालत में उनके खैमे में ले जाया गया। यहाँ तबीबों ने उनके जिस्म से तीर निकाल लिया, लेकिन खून बहुत बह चुका था। जख्म भरने और सेहत बहाल होने में बहुत दिन लग गए। जख्म भरने के बाद सिकंदर आजम ने अपनी फौज के साथ अब बाबुल की तरफ सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, सिकंदर आजम ने पंजाब में लश्कर कशी के दौरान एक शहर भी बसाया था, जिसका नाम उन्होंने अपने महबूब घोड़े ब्यूसिफेलस के नाम पर ब्यूसिफाला रखा था। यही ब्यूसिफाला फालिया के नाम से आज भी पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। दूसरा शहर, जिसका नाम नेकाया यानी यूनानियों में विक्ट्री फतह था, उसे ब्यूसिफाला से कुछ ही दूरी पर बसाया गया था, लेकिन अब ना ये शहर है और ना इसके आसार। बहरहाल सिकंदर यूनानी अपनी फौज के साथ पंजाब से मौजूदा सूबा सिंध में दाखिल हुए। उन्होंने इसके भी एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। फिर वो दरिया सिंध में सफर करते हुए बहीरे अरब तक भी पहुंचे। उन्होंने मजमूई तौर पर हिंदुस्तान में कोई 5000 छोटे बड़े शहर, किले और देहात फतह किए थे। इन फतूहात के बाद वो सिंध से बलोचिस्तान के रास्ते ईरान की तरफ बढ़े। उनकी फौज बलोचिस्तान की शदीद गर्मी और पानी की किल्लत का मुकाबला करते हुए ईरान पहुंची, जहां से सिकंदर आजम बाबुल चले गए। बाबुल में जून 323 BCE में 32 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनके आखिरी लम्हात बेहोशी की हालत में गुजरे। असल में सिकंदर आजम की मौत हुई किस वजह से, इस पर तारीख में बहुत सी क़यास आराइयां हैं। एक थ्योरी ये है कि उनके उस्ताद अरस्तु, जो कि उस वक्त जिंदा थे और यूनान में थे, उन्होंने एक जहरीली दवा तैयार की थी जिसे यूनान से बाबुल भेजा गया था। ये दवा वाइन में मिलाकर सिकंदर यूनानी को पिला दी गई थी। अरस्तु ने उन्हें जहर क्यों दिया, अगर दिया तो, इस बारे में कहा जाता है कि दोनों में बहुत इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न हिस्टोरियंस जहर की थ्योरी को सच नहीं मानते। उनके ख्याल में सिकंदर आजम की मौत थका देने वाली तवील जंगों, पराये देशों के बदलते मौसमों और मुल्तान में आने वाले जख्मों का फितरी नतीजा हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कोई बीमारी लाहक हो गई हो, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, या फिर बहुत ज़्यादा शराब नोशी से उनका जिगर नाकारा हो गया हो। ये सब थ्योरीज हैं, क्योंकि उनकी मौत का असल सबब किसी को मालूम नहीं। हाँ, ये मालूम है कि सिकंदर आजम की फतूहात और उनकी एक बहुत बड़ी अंपायर एक बिल्कुल फजूल एक्सरसाइज साबित हुई, क्योंकि उनकी मौत के फौरन बाद ही सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सिकंदर यूनानी की कहानी तो यहाँ दोस्तों ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी सल्तनत कैसे बिखरी, ये मुकम्मल कहानी हम आपको हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान सीज़न 1 की दूसरी किस्त में दिखा चुके हैं। वीडियो के आखिर में इसका लिंक और थंबनेल मौजूद है। दोस्तों, द ग्रेट जनरल्स एंड बैटल सीरीज का तीसरा मिनी सीजन यहाँ मुकम्मल होता है। अगर आपने ये सीजन शुरू से नहीं देखा तो यहाँ और यहाँ टच कर लीजिए। यहाँ देखें कि कैसे अलेक्जेंडर की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी।